हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, नंदन अभिनंदन है। जैसा कि अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेज अकलेरा में फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो टेस्ट सीरीज चली हुई है, उसमें आज जो पेपर हुआ अपना पेपर नंबर 6, उसमें जो मैथ के हर बार की तरह मैं जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनके सॉल्यूशन को लेकर आता हूँ। आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेपर के माध्यम से हेल्प हो सके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लेके, उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि अगर आपके पेपर में मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन को करने की क्या अप्रोच रखनी है, किस तरीके से अपन को करना है, पेपर के अकॉर्डिंग बात करें अपन तो किस तरीके से अपन शॉर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए मैं आपके जो क्वेश्चन आते हैं 15 उनको लेके आता हूँ। एक और दोस्तों, एक और बात, फोर्थ क्लास का जो पेपर अभी इसके जस्ट बाद में 19, 20 और 21 तारीख को जो होने वाला है, बिल्कुल उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी पेपर देने वाले हैं। पर एक बार इसको जरूर देख के अच्छे से देख के चले जाना आप। मैं अभी तक जो अपने यहाँ 6 टेस्ट हुए हैं इसको भी इंक्लूड करें तो इन सभी टेस्टों को अगर मैं क्वेश्चन की बात करें, 15-15 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 15 से 90 क्वेश्चन भी अगर अपन सोल्व करके इनको चले भी जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को इसके इसी YouTube चैनल पर बाकी के 5 पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनको देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। चलो अभी तो बात करते हैं अपन इन क्वेश्चन की। और एक और चीज़, अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अब अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चाहे वो सीईटी की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद में अगर आप लोग भी तैयारी करते हो तो चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि इसके बाद में अपन सीईटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें भी आपके जो मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं हर संडे जो टेस्ट होगा उस दिन मैं लेके आता रहूँगा। अपन बात करते हैं, देखो मैथ की क्वेश्चन जो है आपके शुरू है कहाँ से, 91 से। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 3/8, 5/16 और 7/2 का लेस होगा। मतलब आपको ये जो भिन्न दी हुई है इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो दोस्तों आपको पता है जब भी आप भिन्नों का एलसीएम निकालते हो तो उनके अंशों का क्या निकालना होता है अपन को, एलसीएम। और 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 3×5 = 15, 15 का 7 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 15 से 105। ठीक है, ये उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, और हरों का क्या निकालना होता है अपन को, एचसीएफ। जो भी आएगा वही उनका क्या होता है, एलसीएम। तो अगर मैं 8, 16 और 2 का अगर एचसीएफ निकालता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, 2। यानी कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो दोस्तों वो संख्या कौन सी हो सकती है आपकी, इसमें आप लोगों के ना नीचे इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो 2, 16 और 8 में अगर मैं भाग की बात करूँ तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा आपका, 2 होगा। और इसका अगर मैं भाग दूंगा इसमें तो कौन सा आएगा आपका, 52 से ही 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी है, इसी में कर लेते हैं अपन। यदि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो दर होगी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेशन का। आपको क्या दिया हुआ है कि यदि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में, समय आपको दे दिया, मिश्र धन का कितना हो जाता है, 2/5। तो जिससे कंपेयर, आप यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है मूलधन और मिश्र धन के बीच में। अगर मिश्र धन आपका 5 होगा तो मूलधन कितना होगा, 2, क्योंकि आपको बोला हुआ है मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। तो इसका मतलब आपका जो ऐसा ही होगा, ब्याज जो होगा साधारण वो कितना हो जाएगा, 3 रुपए। क्योंकि 2 रुपए बढ़कर 5 होंगे तो कितने बढ़ेंगे आपके, 3 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, हो तो दर होगी। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, समय आपको दिया हुआ है, यहाँ पर अगर बात करें तो ब्याज कितना है, 3 है, मूलधन कितना है, 2 है, दर कितनी है पता नहीं, हार मान लेते हैं। समय कितना है, 5 वर्ष, बटे में कितना आएगा, 100। अगर मैं इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 20 बार, 2 से काटूंगा 10 बार, और 10 का अगर मैं इधर गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30%। इस तरीके के क्वेश्चन को है ना, अगर अपन, ये तो रही बेसिक सी बात, अगर अपन डायरेक्ट अगर करना चाहें तो वहां पर अपन को किसी को समझाना नहीं है, डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि अगर
समय आपको दे दिया, मूलधन जो है मिश्रधन का 2/5 हो रहा है, मतलब 5 अगर मेरा मिश्रधन है, 2 अगर मेरा मूलधन है, तो ब्याज कितना है मेरा 3 रुपए। तो 3 बराबर डायरेक्ट करेंगे अपन, वहां पर अपने पास इतना टाइम नहीं है, ये डायरेक्ट 20 पंजे 100, 20 को काटूंगा 10 बार, 10 का 3 से गुणा करूंगा, डायरेक्ट अपना कौन सा आ जाएगा 30%। तो एग्जाम में अपन को ऐसी ही अप्रोच रखनी है दोस्तों। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, कैसे होगा देखो इधर देखना क्या दिया हुआ है। 4,000 रुपए की राशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4410 रुपए हो जाएगी। किसी 4,000 रुपए की राशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, मतलब इसमें भी आपसे क्या पूछी गई है, दर पूछी गई है। तो दोस्तों ये सबको पता है, क्लासरूम में मैं अच्छे से बताता रहता हूं क्या कि मूलधन और मिश्रधन के बीच में एक रिलेशन बनता है। क्या कि आपको दिया हुआ क्या है, देखो 4,000 रुपए की राशि, ये मूलधन दिया हुआ है, क्या कितने वर्षों में कि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 4410 रुपए हो जाती है। तो ये कितने साल में हो रहा है कि 2 साल में हो रहा है। अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो 0 से 0, अनुपात का मतलब निम्नतम राशि होती है, अगर मैं कर लेता हूं अनुपात निकाल लेता हूं तो छोटी राशि हो जाती है। तो ये 2 साल में हो रहा है। तो ये अगर मैं 1 साल की, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालने के लिए मुझे रिलेशन 1 साल में निकालना होता है, तो यहाँ पर 400 और 441 का अगर मैं अंडर रूट निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा 20 और इसका 21। कुल मिला के क्वेश्चन क्या बन गया कि 20 रुपए बढ़कर कि 21 रुपए हो रहे, कितने बढ़ा, एक बढ़ा, एक किस पर बढ़ेगा 20 पर बढ़ेगा। इंटू में क्या कर दूंगा मैं 100, अगर इंटू में 100 करूंगा इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है दोस्तों तो आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें नॉर्मल सी बात है। अगर अपन क्वेश्चन के हिसाब से करें तो देखो मैं समझाता हूं अभी आपको, देखना अगर यहाँ पे आपको पता हो कि 4,000 रुपए आपका मूलधन है, ठीक है, कितने और रुपए 2 वर्षों में कितने हो रहे हैं, ये आपका मिश्रधन है, कितने साल में 2 साल में, अनुपात निकालूंगा कितना कि 400, डायरेक्ट भी अगर आप करो 400 और 441, 0 से 0 आपको करता हुआ दिखता है। ये क्या किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 20 रुपए से बढ़कर 21 हुआ, 1 रुपए बढ़ा किस पर बढ़ेगा 20 पर बढ़ेगा, इंटू में 100, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा अपना, डायरेक्ट 5% हो जाएगी। और एग्जाम में अपन को इसी तरीके से करना है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, देख लेना आप लोग 19, 20, 21 तारीख को जो पेपर होने वाला है आपका, उसके में देखना अच्छा है। देखो इधर ये एक मिनट दोस्तों, ये चार्ज की प्रॉब्लम आ गई, एक मिनट रुकना। देखो अगला क्वेश्चन है अपना क्या, देखो किसी कंपनी में सदस्यों की संख्या 7,000 है, यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी। कितनी वृद्धि या कमी होगी वो आपसे पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए अपन करेंगे क्या, अब सुनना इधर। सबसे पहली बात तो अपन ये करते हैं इसमें क्या कि आपको दिया हुआ है कि एक कंपनी में कितने व्यक्ति है 7,000 है, यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घटती है। तो दोस्तों जब भी किसी में इंक्रीमेंट होता है और फिर उसके बाद में डिग्रीज होता है तो उसमें हमेशा जो होती है वो क्या होती है, हानि होती है। अब हानि की बात करो तो किसके बराबर होती है, r/10 के होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो 10/10 का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1% की इसमें क्या होने वाली है हानि। ओवरऑल इसमें जो होगी हानि होगी, तो अगर इसको मैं आगे करने, देखो जबकि संख्या दी हुई है, मुझे इस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोला है न वृद्धि न कमी, तो कमी का तो होना फिक्स है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। ये ऑप्शन से करने की बात कर रहा हूं मैं कि थोड़ा सा किस तरीके से अपन कर सकते हैं, और भी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट शॉर्ट किससे समझ सकते हैं, इसको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना अच्छा इसमें 70 सदस्यों की वृद्धि, ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा 70 सदस्यों की कमी होगी, और कमी तो होगी ये निश्चित है, तो कमी वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 70। और अगर आप निकालना भी चाहोगे तो भी 7,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा 700 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 700 आएगा। अच्छा इसमें है ना आप लोगों को, अच्छा 10 नहीं 1% है ना, तो इसमें देखो ये अगर 1% निकालेंगे तो 70 आएगा अपना, कितना आएगा 70।
2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 70 आएगा, यानी कि 70 सदस्यों की होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर समझ के करते हो तो पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सुनना, किसी कंपनी में कितने सदस्य हैं, 7000 है। यदि संख्या में पहले 10% की प्रतिशत बढ़ता है, 10% बढ़ने का मतलब है कि 7000 का 10% मतलब कहीं ना कहीं 7000 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में बढ़ने के बाद में उसमें 10% घट जाती है, तो पहले जो 10% निकला था वो 7000 का था, और अब जो निकलेगा वो 7000 से बढ़कर निकलेगा, बड़ी 7000 से बड़ी संख्या का निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं 700 से ज्यादा होगा। और मैं जब उसमें से घटाऊंगा तो 7000 में कहीं ना कहीं कमी होगी, कम ही आएगा, इसका मतलब इसमें कमी होगी। और ये बढ़ने की बात कर रहा है, न वृद्धि न कमी की बात कर रहा है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर भी यही हो जाता है, इसको सोल्व करने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। चलो आगे देखते हैं। मैं आपको ये पेपर सोल्व कराने का मेरा जो मेन मकसद रहता है वो यही रहता है कि आपको अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको करना किस तरीके से है। बाकी देखो करने में कोई भी कर लेगा, पर वहां पर ये होता है एक तो टाइमिंग, दूसरी बात क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, किसी क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम लोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को क्वेश्चन इसी अप्रोच से करना है एग्जाम में, वहां किसी को समझाना नहीं है, वहां ऑप्शन लगाना और आगे बढ़ना है। कैसा है, क्या है, किस तरीके से आया, कोई मैटर नहीं करता, अपना ऑप्शन सही लगा नहीं लगा बस वही मैटर करता है। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है देखो, 2a बराबर 3b बराबर 4c 5c हो तो a b से कितने प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों इसमें है ना एग्जामिनर की अगर ये क्वेश्चन डालेगा तो वो इसी सोच के साथ डालेगा कि वो यहाँ पे करेगा क्या कि ए बी और सी की क्या निकाल लेगा, वो वैल्यू निकालेगा। तो क्या करेगा, ए का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेगा, बी का जो कि कितना आ जाएगा 15, फिर बी का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेगा, कितना आएगा 10, फिर सी का मान निकालने के लिए इसका गुणा करेगा 6। अब ये ए का मान 15 है, बी का मान 10 है और इसका मान कितना है, कितना हो जाएगा 6 है। फिर उसके बाद में क्या कि वो 15 10 से कितना अधिक है, क्योंकि ए बी से कितना परसेंट अधिक होगा, मतलब ए का मान 15 है, बी का मान 10 है, तो 15 10 से कितना अधिक होगा कि 5 होगा, किस पर 10 पर, इंटू में क्या करेंगे 100 कर देंगे अपन, तो 0 से कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना अपने पास 50, कितना बचेगा 50। तो उसने बोला क्या बोला कि कितना प्रतिशत अधिक होगा, ए बी से कितना प्रतिशत। अच्छा इसका आंसर 50 आ रहा है। देखो यदि ए अपन ने सही किया क्या, इसका निकालेंगे अपन तो 5 से 15 होगा, इसका निकालेंगे 5 2 10 होगा, इसका निकालेंगे 6 होगा। अच्छा 10 15 10, इसने क्या पूछा है ए बी से कितना अधिक होगा, तो ए का जो मान है बी का, दोस्तों इसका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा कितना 50%, सिर्फ 50% अधिक होगा। अगर वो ये बोलता ए बी का कितना प्रतिशत है तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, तो अधिक तो 15 10 से 5 होगा, 5 किस पर 10 पर होगा, इंटू में 100 करेंगे, 0 0 कटेगा 50 ही आएगा। 100% इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये आंसर आएगा। लेकिन फिर भी समझ लेना इसको कैसे क्या करना है। सुनो देखो ये यहाँ पर 2 आपसे ए और बी के बारे में बात करा तो 2a बराबर 3 भी दिया हुआ है, 5c का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पर ए अनुपात अगर मैं b निकालूंगा तो ये कितना 3 और 2 आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अब 3 2 से कितना अधिक है कि 1 अधिक है, किससे अधिक है ए से, मतलब 2 से, इंटू में क्या करूंगा 100, फिर भी कितना डायरेक्टली 50% आ रहा है, कितना 50%। तो इसका आंसर या हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो यहाँ से अगर मैं ए हटा देता हूँ तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें सी वाला, मतलब इसका आंसर 50% आएगा। ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है अनुपात का है क्या। देखो इधर 3 संख्याओं के मध्य अनुपात दिया हुआ है 1/2 1/3 और 1/4। यदि तीनों संख्याओं का योग 6513 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखना कैलकुलेशन का खास तौर पर ध्यान रखना है, कहीं गलत नहीं हो जाए, बस छोटी मोटी चीजों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि आते हुए भी गलत हो गए। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझाऊंगा कैसे, देखो इधर। अच्छा इसका अगर मैं सरला अनुपात निकालना चाहूं तो क्या इसका 12 से गुणा कर दूं, फिर जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा शायद उसको लगेगा कि 12 से क्यों गुणा, तो इसका क्या है ये भिन्न में है, अगर मैं इसको पूर्ण संख्या में निकालना चाहूँ तो अनुपात का में एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मैं इससे गुणा कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन में करेंगे अपन डायरेक्टली, काटूंगा इसका कितना 6, इसका कितना आएगा 4, इससे काटूंगा कितना, क्योंकि 12 का गुणा सबसे करना पड़ेगा 3, कुल मिलाकर अपना क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा फिर कि 3 संख्याओं के मध्य अनुपात 6 4 और 3 है, यदि तीनों का योग कितना दिया हुआ है 6513 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या। तो अगर ये 6 ही होती 4 3 ही होती तो कुल कितनी होती 13, ये किसके बराबर होनी चाहिए 6513 के, तो यहां से एक बराबर। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कई सारे विद्यार्थी इसको 51 ले लेते हैं, 13 पंजे 65,
13 एकम 13 जो कि 51 ले लेंगे, और 51 का सबसे बड़ी संख्या फिर वो 6 से गुणा कर देगा तो उसका आ जाएगा फिर कौन सा, ये, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर एक का मान 501 निकलेगा। और ये ऐसी गलतियां हैं जो कि एग्जाम में नॉर्मली स्टूडेंट कर देता है जल्दबाजी में, तो अपन को थोड़ा ध्यान भी रखना है कैलकुलेशन का। तो इसमें कितना आएगा 501 का गुणा अगर मैं किससे कर दूंगा, किससे, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 6, 1 अगर 501 का बराबर तो 6 किसके बराबर, 1 चंगे 6 हो जाएगा, 0 की 0 होगी, 6 पंजे का 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छे से, मतलब मेरा यही था कि यहाँ पर है ना जल्दबाजी में ये करेगा और उसको भी पता है, इसलिए ऑप्शन में क्या दिया उसने, वो भी दिया क्योंकि तुम गलती कहाँ कर सकते हो उसका भी तो करवाना है तो इस तरीके से कर लेता है वो। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। किसी साधारण ब्याज की दर से 28,000 रुपए 4 वर्ष में 38,080 रुपए हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 4% अधिक होती तो धनराशि कितनी हो जाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट वो आपको नहीं, सभी को करना ही पड़ेगा। देखना क्या भाई, पहली बात तो 28,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में इतनी हो रही है, मतलब ये मिश्रधन है और ये आपका क्या दिया हुआ है, मूलधन। ठीक है, 28,000 से बढ़कर कितनी हो रही है, 38,080, मतलब 10,080 रुपए जो बढ़े हैं ये आपका क्या ब्याज होगा, बिल्कुल होगा। कितने साल का होगा, 4 साल का। मतलब यहां से अगर मैं दर निकाल लूंगा, मतलब मूलधन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 28,000, और उसके बाद में आपको कितना समय, कितना 4 दिया हुआ है, यहाँ से दर अगर मैं निकालूं तो बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अच्छा 4 से 4 भी बचा हुआ है, यहाँ से 0 से ये 0 भी कट जाएगी। 4 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 1 चौक 4, 2 चौक 8, बचेगा 2, कितना 20, 5 चौके 2 बार। फिर अगर मैं इसको काटूंगा तो 28 में डायरेक्टली हो रहा है कितना, 252, यानी कि कितनी परसेंट आएगी, 9। यानी कि साधारण ब्याज की दर कितनी है, 9%। फिर उसके बाद में वो बोल क्या रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो साधारण ब्याज की दर 4% बढ़ाऊंगा तो 9% में अगर मैं 4% जोड़ूंगा तो भाई साहब परसेंट कितनी हो जाएगी, 13%। कितनी हो जाएगी, 13%। इसका मतलब अब वो 13% ब्याज लगाता है तो 28,000 रुपए की जो राशि है उसका कितनी बढ़कर हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताना, मिश्रधन पूछ रहा है, 1 साल की परसेंट आपकी कितनी है, 13%, तो 4 साल की कितनी होगी, 13 चौक 52, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, तो 52% मुझे ब्याज मिलेगा। अच्छा 52% अगर मुझे ब्याज मिलेगा तो 100% मेरा मूलधन होगा, मतलब मेरा 152% जो होगा मिश्रधन होगा, किसका, मूलधन का। तो 28,000 का अगर मैं 152% निकालूंगा तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 1 जीरो पीछे आना फिक्स है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। अच्छा और बाकी मारा है, चलो गुना कर लेते हैं। 1 जीरो आना है, फिर इसके बाद में इसको 7 × 4, अगर आपको 28 से डायरेक्ट नहीं लगता है, या फिर अगर ऐसे करे तो 28 दुआ 56, मतलब इकाई का दूसरा अंक जो है जीरो, ये तो होगा ही नहीं, जीरो के बाद 6, जीरो के बाद 6, भाई साहब यही आ रहा है, मतलब मेरे को पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं बहुत बड़ा रोल रखती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखो अगर मैं गुणा करूंगा तो टाइम कहीं ना कहीं लगेगा, जीरो आना फिक्स है, 8 दुआ 16 का यहाँ पर आना फिक्स है, मतलब पीछे 60 आना फिक्स है, जो कि इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये पहले मेरा आंसर नहीं है, तो बच्चा कौन सा है, 42 560। और अगर आप गुणा भी करोगे तो देख लेना आपको यही आने वाला है। तो एग्जाम में जो है ना आप लोगों को यही अप्रोच रखनी है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। अच्छा इसका आधा वाला भाग इधर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन के लिए 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, तो 10 पुरुष और इधर होगा इसका है ना, 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ उसी कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने समय में हो जाएगा। अच्छा दोस्तों देखना, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें, इधर ऑप्शन पे ले लेता हूं मैं इसको ताकि आसानी होगी करने में, है ना। देखो 10 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 12 दिन का जो 10 पुरुषों का काम होगा, ठीक है, उसी काम को 15 महिलाएं
12 दिन में कर सकती है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो ये कौन कर रहे हैं? आदमी, मतलब मैन मान लेता हूं, और ये कौन कर रही है? महिलाएं, मतलब ये वुमेन हो जाएगी। तो ये एक तरीके से है क्या भाई, 10 दिन के जो कार्य करने की क्षमता है, 12 भी नहीं लो, क्योंकि 12-12 दोनों सेम ही है। दोनों कितने में कर रही है? 12-12 दिन में। उसमें फिर एक और बार दिखा दूंगा। तो ये 12 से तो 12 वैसे भी कट ही जाएगा आपका। 10 की बात करो कितनी, 2 बार कटेगा, ये कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ से मैन और वुमेन की बात करो तो कितनी इनकी क्षमताएं आ जाएगी, कितनी? 3:2। मतलब एक दिन में अगर एक पुरुष 3 पेन बनाता है तो एक महिला एक दिन में कितनी बनाती होगी? 2। तभी जाकर वो 10 दिन का काम पुरुषों का जो होगा वो 15 दिन का 12 दिन में, महिलाओं का 15 दिन में कर पाएगी, क्योंकि उनकी क्षमताएं कम है। अच्छा, ये तो आ गया मेरे पास क्या? उनका अनुपात। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि अगर उसी काम को 10 महिलाएं और कितने, सॉरी 10 पुरुष और 15 महिलाएं करें तो कितना समय लगेगा? तो आप मुझे बताना, मुझे क्या चाहिए? टोटल वर्क। आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो ये इससे आप निकाल सकते हो। एक आदमी एक दिन में 3 बनाता है तो 10 कितने बनाएंगे? 30। आप 30 बनाएंगे, फिर भी कितने दिन लगेंगे? कि 12 लगेंगे। ये तो हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब काम किससे कराना है अपन को? अगर समय निकालना है किसका? कि 10 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना बनाता है? 3। तो 10 कितने बनाएंगे? 30 बनाएंगे। ठीक है, एक महिला एक दिन में 2 बनाती है तो 15 कितने बनाएंगे? कि सब 30 बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूं तो ये देखो 60 है, 30 से काटूंगा तो कितनी बार? 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। अच्छा दोस्तों, अपन ने इसको कहीं ना कहीं है ना गलत कर दिया, क्योंकि इसमें नीचे 2 बार है तो इसका तो डायरेक्टली 6 आ रहा है, 6 जो कि ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो नीचे क्या दिया हुआ है, इसमें क्या 10 पुरुष किसी कार्य को, अच्छा या 15 दिन में दिया हुआ है, दोनों का सेम ले लेता अपन ने, अलग अलग। 10 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं और 15 महिलाएं 12 दिन में काम कर रही है किसी काम को, है ना। तो यहां से थोड़ा सा हो गया, मैं कैलकुलेशन को इधर ही करा देता हूं। चलो देखो, 10 पुरुष कितने हैं? 10 पुरुष। एक पुरुष को मान लेता हूं मैं एम, तो 10 पुरुष का काम कितना? 10 एम हो जाएगा एक दिन का। फिर भी उस काम को करने में कितने दिन लग रहे? 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अगर उसी काम को, मतलब ये जो इन्होंने काम किया है, इसी काम को कितनी 15 महिलाएं करती है? कितनी? 15 महिलाएं। एक महिला को अगर मैं W मान लूंगा तो 15 महिलाएं का W के बराबर हो जाएगा। 15 W को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। तो ये इसके बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो 15 से ये 15 कट जाएगा, ये काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा? 5 से काटूंगा 2 बार, और सॉरी 5 से नहीं 2 से कटेगा ये 5 बार, और ये कितनी बार? 6 बार। मतलब ये मैन और ये वुमेन का अनुपात आ जाएगा कितना? 6:5। मतलब एक महिला एक दिन में 6 बनाती है तो पुरुष कितने बनाते हैं? 5। टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? पुरुष से निकाल लेते हैं अपन, कितना? 10 इंटू एक पुरुष 6 बनाता है। ठीक है, फिर भी कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। ठीक है, अब करना किसको? 10 पुरुष यानी कि 60 ये बनाएंगे। उसके बाद में महिलाएं कितनी? 10 पुरुष और 15 महिलाएं। 15 महिलाएं हैं तो एक महिला 5 बनाएगी, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अब दोस्तों ये 15 महिलाएं, 10 पुरुष और 15 महिलाएं। ठीक है, अब इसके बाद में ये इसको सोल्व करना है अपन को, सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो इधर इसको गुणा नहीं कर रहे हैं अपन, इसको 10 इंटू 6 इंटू 15 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 60 60 120 135। ठीक है, अगर मैं 5 से 15 90 डायरेक्ट कट रहा है, 3 से काटा कितनी बार कटेगा? 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। ठीक है, 3 20 आ जाएगा। ये कितना? 20 20 बटे में 3, 20 का मतलब कितना आएगा? 6 सही 2/3। अब ये ऑप्शन ऊपर है पर इसका आंसर कितना आएगा? उनको कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 6 से 2/3 लगेगा। इसको मैं बता देता हूं, उधर आपको देखना है। इधर इसका जो ऑप्शन है कितना है? ये 6 सही 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसका आंसर आएगा अपने। अब डायरेक्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये स्पीड वाला है आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको देखना क्या दिया हुआ है। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। यदि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी होगी, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो घर से विद्यालय की क्या होगी?
दूरी कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको टाइम का अंतर दे और अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, यानी कि दोनों कंडीशन में समान दूरी तय की जाती हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2 मॉड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इससे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 30 किलोमीटर, मतलब पहले की चाल ये है, दूसरे की चाल कितनी है 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 इंटू 24, अंतर में कितना 30 माइनस 24, ठीक है, इंटू अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। किसी टाइम से 6 मिनट पहले पहुंचना और चाल चेंज करने के बाद में किसी टाइम के कितने 5 मिनट बाद में पहुंचना है। देखिए कितने मिनट का 11 मिनट का अंतर आएगा, इसको घंटे में चेंज करेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 60। इससे अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था 24 था, कितना बचेगा 6, 6 चौके कट जाएगा, 4 से इसको काटूंगा 2 बार, 11 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि घर से विद्यालय की दूरी जो होगी कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लैसे वाला। 3 संख्याएं ये के अनुपात में है, ठीक है, यदि उनका एलसीएम, तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी संख्याएं दी जाती है तो वो जो अगर मैं x का गुणा 3 इनके जो अनुपात से कर देता हूं तो जो बराबर में आता है वो इनके एलसीएम के बराबर ही होता है। तो अगर मैं यहां से 3 चौके 12, 12 पंजे 60 और 60 का भाग इसमें देता हूं तो 60 का भाग दूंगा तो 0 से 0 कटेगा, 16 से 3 में मतलब किसके बराबर होगा 16 के। x का मान कितना आ गया अपने पास 16 आ गया। फिर आपसे पूछा क्या है, तो बताओ यदि उनका लस है 960 हो तो उन संख्याओं का योग, तो ये 3 ही होती, ये 4 ही होती, ये 5 ही होती, तो 3 4 7 5 12, तो 16 गुना 12 कर दूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास जो भी आएगा कितना 6 2 12, 6 2 12 12 मतलब कितना आएगा, इकाई का अंक कितना है इसका 2, मतलब डायरेक्ट पूरी कैलकुलेशन भी मत करो 192 आएगा। गुणा कर सकते हो आप, 16 2 32 की कितना 2 हासिल का कितना 3 16 3 19, यानी कि 192 आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम का अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं पर थोड़ा कंसेप्ट से सर। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको 101, क्या है, ब्याज की वार्षिक दर से किसी धन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 260 रुपए तथा उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 540.80, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताना, और आपसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ये कि वो ब्याज की दर क्या होगी। तो 1 साल का ब्याज जितना होगा तो 2 साल का कितना होगा 520 रुपए, यानी कि 520 के अलावा इसमें कितने रुपए बढ़ रहे हैं, ये कितने हैं चक्रवर्ती 540.80, कितने रुपए का अंतर आया कि 20.80 का। तो ये जो 20.80 रुपए का जो अंतर आया ये साधारण ब्याज के पहले वाला जो साल का ब्याज था उसके ब्याज पर मिलने वाला ब्याज ही था, ठीक है। तो किस परसेंट से मिला होगा कि मुझे ब्याज मिला है 20.80, किस पर मिला है 260 पर, इंटो में क्या 100, 0 से 0 कट जाएगी। अच्छा इसको अगर मैं आगे काट दूं, देखो 0 से 0 कट जाएगी, उसके बाद में ये पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो और लगा दूंगा, 1 जीरो से ये और कट जाएगी, नीचे कितना बच रहा है 260। अच्छा 1 जीरो से ये भी कट जाएगी, बचा कितना 26, 208 में अगर मैं 26 का भाग दूंगा, काट भी लो तुम 13 से भी काट लो, 2 से काट लो 13 बार, ये कितनी बार 10, 104, कितना आ जाएगा 13 8 104, मतलब इसकी परसेंट कितनी आ जाएगी 8%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिला भी है, लगभग आपको उस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा एग्जाम में, जो आपका मेन जो एग्जाम होने वाला है इस टाइप का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा क्वेश्चन है, देखना, एक व्यक्ति को 72 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, देखना, एक व्यक्ति किसी 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मान लेता हूं कि उसने एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी होगी तो 72 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा 72 होगा। भाई एक वस्तु 1 रुपए की उसको खरीदेगा तो 72 का कितना होगा 72 रुपए होगा, तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 9
वस्तुओं के क्रय मूल्य, एक 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना, 1 रुपये मान रहा हूं, तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 72 रुपये हो जाएगा। तो उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मतलब 9 के बराबर लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना है, 72 इंटू में कितना है 100। ये क्यों, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर परसेंट पूछ रहा है। अगर मैं इसको 9 से काटूंगा तो 9 × 72, 4 से काटा 25 बार, 2 बार, 2 से काटूंगा कितना 12.5, 12 से 1/2% का उसको क्या होने वाला है, लाभ। अगर 72 वस्तुओं को बेचने पर उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक व्यक्ति को, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% का लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का वास्तविक लाभ क्या होगा। ये कई बार करवा चुका हूं, देखना। 16 से 2/3 को अपन क्या लिखते हैं, 1/6। ठीक है, यहां पर बात करें विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर इसका 6 होगा तो इसका क्रय मूल्य कितना 5 होगा, तभी जाकर लाभ होगा। तो अब इसने पूछा वास्तविक लाभ। वास्तविक का मतलब है ये जो निकाला हुआ है विक्रय मूल्य पर आधार मान के निकाला हुआ है विक्रय मूल्य पर, तो अपन को इसको सही निकालने के लिए, क्योंकि लाभ और हानि का निर्धारण क्रय मूल्य पर किया जाता है, तो यहाँ पर 1 का लाभ होगा, किस पर होगा, 5 पर होगा, और इंटू में कितना कर दूंगा 100, यानी कि कितना परसेंट आ जाएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये जो क्वेश्चन है अगर आप लोग इनको भी करके चले जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको और देख लेते हैं अपन। देखो क्या दिया हुआ है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 60 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार होगा। अच्छा ये यहाँ पर ये मिस प्रिंट है थोड़ा, है ना, ये अपने लग गया होगा ये। ठीक है, देखो 35 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 60। ठीक है, एक मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, अगर आप ये तरीके से करोगे अगर आप लेंथी तरीके से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। डायरेक्टली करना है 35 विद्यार्थियों का भार कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक है, अगर अध्यापक भी 60 किलो का आता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अध्यापक के आने की वजह से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो 60 किलो से ज्यादा का आया होगा। अब 60 किलो से कितना ज्यादा का आया होगा, तो औसत में अगर वृद्धि होती है तो प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन व्यक्ति अध्यापक के शामिल होने की वजह से कितने हो जाएंगे, 36। इसका मतलब 36 इंटू 500 ग्राम को मैं 1/2 kg लिख सकता हूं, तो इसका मतलब कितना, 18 किलो के बराबर वो ज्यादा आया होगा। तो इसका मतलब वो आया कितना होगा, 60 + 18 बोले तो 78 किलोग्राम का क्या होगा, अध्यापक का भार होगा। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको लेंथी तरीके से करने बैठोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा दोस्तों, तो अपन को इससे शॉर्ट तरीके से ही अपन को करना है। देखो अगला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, चलो इसमें क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा। देखना लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। 2 ट्रेन जिनकी लंबाइयां 127 मीटर और 123 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। तेज गति वाली ट्रेन की चाल इतनी 46 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी यदि वह एक दूसरे को मिलने के बाद 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोस्तों जब भी 2 ट्रेनें चाहे एक ही दिशा में चाहे विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हो तो उनकी द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है, टाइम। अच्छा यहां पर अगर अपन नेक्स्ट बात करें, दोनों की लंबाई कितनी है, 127 मीटर प्लस 123 मीटर, ये होगी डिस्टेंस। अच्छा स्पीड कितनी होगी कि एक ट्रेन की है 46 प्लस दूसरी की x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं, लेकिन ये किलोमीटर में है, प्रति घंटे में है, और यहाँ पर मीटर में है, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं। और ये सबको पता होगा दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का से अपन क्या करते हैं, गुना। इंटू में समय कितना दिया हुआ है, 12 सेकंड, क्योंकि ये तो सेकंड दिया हुआ है, कोई इश्यू है ही नहीं। इसको सोल्व करना था, बस आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो कितना 100 100 200 23 और 27 कितना हो जाएगा 50, बोले तो कितना हो जाएगा 250। ठीक, इधर अगर मैं काटता हूं तो 6 दूआ 6 तिया 3 का गुणा अगर मैं इधर कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 750, यहां से ये भी खत्म हो जाएगा। 5 दूआ 10, 10 का मतलब ये कितना 460 प्लस में कितना 10x, 460 अगर इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 10x बराबर कितना हो जाएगा ये, हाँ 400 750
50 में से अगर मैं 460 घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्तों? अगर देखना, अगर मैं 500 घटाता तो 250 बचता, ठीक है। कितना बचेगा? 40 और ज़्यादा घटा दिया, मतलब 40 और ज़्यादा बचेगा, तो 250 का मतलब 290 बचेगा। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 0 0 कटेगा, कितना आ जाएगा? 29 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल रहने वाली है। तो दोस्तों ये रहे आपके मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर आप इनको भी करके चले जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे एक ही चीज़ है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। 4th क्लास के लिए वंस अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे फिर इसी तरीके से पेपर इसका तो हो जाएगा, हो सकता है तो शायद आपको पेपर दिया नहीं जाएगा, नहीं तो मैं उसका भी सॉल्यूशन करवाता आपको। लेकिन फिर अपन सीईटी की जो टेस्ट सीरीज चलेगी, जो भी तैयारी करेगा उस चैनल के साथ जरूर जुड़ना। मैं मैथमेटिक्स और उसमें रीजनिंग भी आएगी, तो उनके क्वेश्चन में आपके इसी तरीके से सॉल्यूशन को लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना सा, फिर मिलते हैं अपन अगले कभी सीईटी का टेस्ट सीरीज जो नेक्स्ट संडे से अपने यहाँ पे शुरू होने वाली है, उसके मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।